Hello students. So let's start with our topic inter-regional and international trade. So inter-regional and international trade में हमें ये देखना है कि बेसिकली किसी दो रीजन्स या किसी दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता क्यों है. So let's start. Now trade happens because both countries are going to gain from that trade. So there is presence of international corporations that basically deals with trade as well as security, peace and so on. So international corporations, international banking, international organization and agencies. So all these institutions basically deals with international aspects. जो भी इंटरनेशनली किसी दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा या कोई भी उनके बेनिफिट की बात होगी, कोई भी एग्रीमेंट होगा, सो टू डील विद दैट देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस. अब जो उनके बीच का रिलेशन है उसका जब हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखेंगे कि वेदर दे आर getting some economic benefit out of it, so then that will be international trade. Then there is inter-regional trade, so that is between two regions. Now regions can be two districts or it can be two states or it can be two international regions such as South Asia and South America or South Asia and Africa. So all this is basically international or inter-regional trade. Now what happens is in inter-regional or international trade is exchange of products, right? We are exchanging the products manufactured in different countries or different region with the focus to enhance our standard of living. सो हमें अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज़ करना है. इसका मतलब जो वेलफेयर है वो हमें इंक्रीज़ करना है दोनों कंट्रीज़ का, कि जो भी दो रीजन्स या दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा है उन दोनों का वेलफेयर जो है वो इंक्रीज़ हो. सो नाउ टू गवर्न आर इंटरनेशनल और इंटर रीजनल ट्रेड वी हैव कॉमर्शियल पॉलिसीज़ जो कि डिफ़ाइन करती हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किस तरह से होगा. देन वी हैव बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट, दैट इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स मस्ट बी बैलेंस सो दैट बोथ कंट्रीज़ बेनिफिट. क्योंकि अगर किसी के अंदर इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इसका मतलब वो कंट्री इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं कर पा रही है. that country is not able to manufacture goods that are internationally accepted. Then we have foreign exchange markets. अब जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसके बदले कंट्रीज़ बेसिकली वो ट्रेड सेटल किस में होता है, दैट इज़ सेटल इन मनी टर्म्स. सो मनी कैन आइदर बी डॉलर और इट कैन बी रुपी और इट कैन बी यूरो. सो बेसिकली जो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स का है that जो foreign currency है that will be dealt by this foreign exchange markets, that this market is present in every country. Then we have open economy, macro economics. जो हम macro economics में fourth sector होता है हमारा, that is your international sector. So open economy, macro economics में जो भी है that is dealt in international trade. अब इंटरनेशनल ट्रेड के एस्पेक्ट्स क्या हैं अलग अलग इज़ बेसिस ऑफ ट्रेड. सो फर्स्ट इज़ बेसिस ऑफ ट्रेड, कि ट्रेड होता क्यों है, राइट. देन गेन्स फ्रॉम ट्रेड, कि ट्रेड जब हो गया तो उसके बाद उससे बेनिफिट्स किस किस को मिल रहे हैं, जो ट्रेड हैं उसके बेनिफिट्स किस किस को मिल रहे हैं और कितने मिल रहे हैं.
देन वी हैव टू सी कि either it is a free trade or there are some restrictions. So reasons and effects of trade restrictions कि हम क्यों लगाते हैं और उनके अफेक्ट क्या होते हैं. देन वी हैव गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं दैट आर डीलिंग विद इंटरनेशनल ट्रेड. फॉर एग्जांपल इंडिया में वी हैव एक्जिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी, राइट. नाउ इन इंटरनेशनल और इंटर ट्रेड वी ऑल्सो हैव सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जिनसे हमें डील करना होता है. सो इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, फर्स्ट इज़ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, राइट. अब कंट्रीज़ क्या करती हैं, बेसिकली दे रेस्ट्रिक्ट ट्रेड टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़. ना ये प्रोटेक्शनिज़म इतना ज़्यादा हो गया है कि इसकी वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, राइट. सो व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म. देन वी हैव एक्सेस वॉलेटिलिटी एंड डिसइक्विलिब्रिया इन एक्सचेंज रेट्स. उसका रीज़न क्या है. नाउ व्हेन इंटरनेशनल ट्रेड इज़ हैपनिंग, सो उसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं दैट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, उनके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर उनके बीच में ज़्यादा रिलेशंस हैं. तो इसका मतलब किसी एक कंट्री में अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट अदर कंट्री, राइट. सो इसका मतलब क्या है, योर इकोनॉमी इज़ एक्सेसिवली वोलेटाइल, राइट. अब सपोज़ करो कहीं पे क्राइसिस आता है, सपोज़ इंडिया में क्राइसिस आ रहा है. सो व्हाट विल हैपन इज़ इंडिया से सारा जो हॉट मनी है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू देयर ओरिजिन नेशंस. सो इंडियाज़ करेंसी विल स्टार्ट फॉलिंग. So there is excessive volatility and disequilibrium in exchange rate. Because of this larger dependence, your exchange rate keeps on fluctuating. Then we have frequent financial crisis occurring in every nation or internationally is because of this increase in dependency on each other. जितना ज़्यादा नेशंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, जितना ज़्यादा उनके आपस में रिलेशंस ज़्यादा डीप होते जा रहे हैं, उसी की वजह से frequently financial crises are also occurring. Then we have slow and stagnant growth. So this is more focused on advanced countries जहाँ पे slow और stagnant growth हो चुकी है. Then we have restructuring problem faced by the economies because of dynamic changing economic scenario. We have restructuring problems that are occurring in the economy. Then we have widening international inequalities. So that also applies here, that rich goes richer and poor goes poorer. So internationally the inequalities are rising day by day. Then we have deepening poverty also, that poverty is deepening. So it is increasing and deepening both. So these are the different aspects of international as well as inter-regional trade. So now our next topic is comparative cost theory. So comparative cost theory is, now we will study our theories of international trade, that what are the bases of trade, what are the gains from that trade, and so on. So this comparative cost theory was given by Ricardo in 1817. So in 1817 he published a book, Principles of Political Economy and Taxation, in which he gave this comparative cost theory or comparative advantage theory. So this is based on a law, that is law of comparative advantage. Law of comparative advantage क्या कह रहा है, even if one nation is less efficient than the other nation in the production of both commodities, there is still a basis for mutually beneficial trade. कि दो कंट्री है, मान लो इंडिया है और पाकिस्तान है, और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया है वो दो गुड्स हैं, सपोज़ हमारे पास, दोनों गुड्स की प्रोडक्शन में इंडिया जो है दैट इज़ मोर एफिशिएंट. अब अगर इंडिया दोनों गुड्स की प्रोडक्शन में एफिशिएंट है तो उस केस में इंडिया को ही प्रोड्यूस करने चाहिए दोनों गुड्स.
लेकिन लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज क्या कह रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंडिया ठीक है पाकिस्तान से दोनों गुड्स की प्रोडक्शन में एफिशिएंट है, लेकिन फिर भी म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्जिस्ट कर सकता है। वो कब करेगा? When your first nation should specialize in production of and export the commodity in which its absolute disadvantage is smaller, that is his comparative advantage. So now we will, instead of looking at absolute terms, हम comparative की बात करेंगे। So उसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। and import commodity in which its absolute disadvantage is greater. सो अब हमारे पास एग्ज़ाम्पल है यूएस और यूके का। यहाँ पे हम वीट और क्लोथ दो गुड्स हैं हमारे पास, और यहाँ पे केजी पर मैन आवर का मतलब क्या है कि एक मैन आवर, एक आदमी 1 घंटा काम करके 6 किलोग्राम वीट प्रोड्यूस कर रहा है यूएस में, और यहाँ पे 1 किलोग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलरली एक आदमी 1 घंटा काम करके 1 यार्ड क्लोथ प्रोड्यूस कर रहा है यूएस में, और 4 कर रहा है यूएस में और 2 कर रहा है यूके में। सो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि यूएस जो है उसके वो जो है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे एक आदमी 1 घंटे में 6 प्रोड्यूस कर पा रहा है, यहाँ 4 कर रहा है, यहाँ जबकि 1 और 2 कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों गुड्स के केस में यूएस जो है दैट इज़ इन एफिशिएंट पोजीशन एज़ कंपेयर टू यूके। तो इसका मतलब तो दोनों जो आपके गुड्स हैं वो यूएस को प्रोड्यूस करने चाहिए, लेकिन लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज क्या कहता है कि ऐसा नहीं है। यूएस हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ, बट यूएस हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन वीट, राइट। क्यों? क्योंकि वीट में वो यहाँ पे 1 प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पे वो 6 प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। जबकि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सिर्फ 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, यहाँ 2 का है। तो इसका मतलब यूएस अगर वीट प्रोड्यूस करेगा तो उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है। यूके की जो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है वो कम है, किसके केस में? क्लॉथ के केस में। तो यहाँ पे यूके को क्लॉथ प्रोड्यूस करना चाहिए और यूएस को वीट प्रोड्यूस करना चाहिए, तब दे विल बी ऑन अ म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड। Mutually beneficial trade will happen between the two. So according to law of comparative advantage, both nations can gain if US specializes in production of wheat and UK specializes in production of cloth. तो यूएस को तो वीट प्रोड्यूस करना चाहिए और यूके को क्लॉथ प्रोड्यूस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 लेबर कैन प्रोड्यूस आइदर 6W और 4C, मतलब 6 वीट या 4 क्लॉथ इन यूएस, और 1 लेबर कैन प्रोड्यूस 1 वीट और 2 क्लॉथ इन यूके इन 1 आवर, राइट, क्योंकि हमने मैन आवर की बात की है यहाँ पे। सो यूएस इज़ इनडिफरेंट बिटवीन 6W और 4C, मतलब वो एक लेबर यूज़ करके 1 घंटे के लिए 6W या 4C प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसके लिए दोनों बराबर हैं। सिमिलरली यूके के लिए 1 मैन आवर 1 घंटे के लिए 1 मैन आवर से वो 1W या 2C प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसके लिए दोनों बराबर हैं। अब एक्सचेंज कितना होगा? लेट अस टेक दैट यूएस एक्सचेंजेस 6W फॉर 6C। मतलब क्या है कि यूएस जो है वो 6 क्लॉथ ले रहा है और 6W दे रहा है यूके को, ठीक है। अब यूके को 6W मिलेगा तो इसका मतलब उसकी 6 लेबर फ्री होगी, क्योंकि वो 6W 6 लेबर यूज़ करके प्रोड्यूस कर रहा था, यूएस ने वो एक ही लेबर यूज़ करके प्रोड्यूस कर दिए। सो 6 लेबर फ्री हो गई, तो इसका मतलब वो इस 6 लेबर को अब क्लॉथ की प्रोडक्शन में लगाएगा और वहाँ से 12C एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर पाएगा। यूएस जो है वो 4C से कम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ट्रेड में। क्यों? क्योंकि वो एक लेबर यूज़ करके 4C तो अपना प्रोड्यूस कर ही सकता है, तो वो एक लेबर से 6W प्रोड्यूस करेगा और 4C से ज़्यादा ही एक्सेप्ट करेगा, उससे कम नहीं करेगा, क्योंकि उससे कम करेगा तो दैन यूएस विल बी एट लॉस, क्योंकि वो खुद भी प्रोड्यूस कर सकता है ना 4C। तो
जब तक उसको एक लेबर के बदले 4C से ज़्यादा मिलेगा जब ही वो ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होगा. सो ट्रेड विल बी वॉट 4C और 12C के बीच में योर एक्सचेंज रेट विल बी देयर, कि जब तक वो 4C से ज़्यादा और 12C से कम यूके नहीं देगा, राइट. सो 4C और 12C के बीच में जब तक एक्सचेंज रेट रहेगा तब तक जो है ट्रेड विल हैपन और गेंस विल अकर. वाइल रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन कि गेंस कितने ज़्यादा होंगे. मतलब मान लो मेरा 5C एक्सचेंज रेट, राइट, या 11C है, तो नाउ दैट विल डिफाइन कि गेंस किसके बीच ज़्यादा शेयर किए जाएंगे. सो दिस इज़ लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज और कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, जहाँ पे रिकार्डो ये कह रहा है कि डिस्पाइट हमारे पास यूएस में एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, स्टिल बोथ कंट्रीज कैन इंडल्ज इन ट्रेड एंड गेन फ्रॉम इट, राइट. वाइल यूएस जो है दैट विल बी प्रोड्यूसिंग वीट, जहाँ पे उसका कंपैरेटिव एडवांटेज इज़ हायर, एंड यूके विल प्रोड्यूस क्लोथ वहाँ जहाँ पे उसका कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इज़ लोअर. So with this your comparative cost theory is done. So this is based on this law of comparative advantage. Thank you.